हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, शिलालेख इनकी कहानी कैसे बताते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो राजनीतिक इतिहास से संबंधित थे। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आर्थिक इतिहास से संबंधित हैं। आर्थिक विकास का समय निर्धारित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन से बदलाव किस टाइम पे है, एग्जैक्ट टाइम इसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि कौन से परिवर्तन किस कालखंड के दौरान आए। 600 से 500 ईसा पूर्व के दौरान धान की रुपाई होती है, गंगा घाटी में शहरों का विकास होता है और आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन का इस्तेमाल शुरू होता है। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के दौरान रोमन व्यापार के या रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं और इसी दौरान सोने के सिक्के के इस्तेमाल के भी साक्ष्य या सबूत मिलते हैं। 100 से 200 ईस्वी के दौरान सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेख मिलते हैं या अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा के क्या विचार थे, इनका उत्तर अभिलेखों में नहीं मिलता। तो इतिहासकार कैसे पता लगाते हैं? तो इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेते हैं, और जो साहित्य होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। साहित्य में खासकर किस्से और कहानियों का। तो आम जनता द्वारा राजाओं के बारे में उनके विचार और अनुभवों के विवरण कम ही प्राप्त हुए हैं। जातक या इतिहासकार फिर पता कैसे लगाते हैं? तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, उनमें वर्णित कथाओं को की समीक्षा करके इतिहासकार यह पता लगाते हैं कि जनता में और राजा में आपस में संबंध कैसे थे। ये जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। इसमें पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, इसमें भी कहानियाँ हैं। इन ग्रंथों का समीक्षा करते हैं तो इतिहासकार पाते हैं कि इसमें वर्णित जो कहानियाँ थी ये मौखिक हुआ करती थी, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया। जातक कथाओं को पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखा गया। आपसे प्रश्न पूछ लेता है जातक कथाओं की भाषा क्या थी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको ध्यान रख लेना है। अब एक होता है शताब्दी और एक होता है सहस्त्राब्दी। तो शताब्दी होती है 100 साल की और सहस्त्राब्दी होती है 1000 साल की, और ईसवी सन यानी ईसा मसीह के जन्म के काल में पाली भाषा में ये लिखी गई। जातक कथा से पता चलता है कि राजा और खासकर ग्रामीण प्रजा के बीच में संबंध मधुर नहीं थे, यानी कि अच्छे नहीं थे। ऐसे ही एक जातक है जिसका नाम है क्या, गणतेंदु जातक। अब इसमें एक कहानी है कुटिल राजा की। इसमें कुटिल राजा कहानी में क्या है कि कैसे उसमें बताया गया कि कैसे राजा से उसकी प्रजा में भी महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक पशु किस तरीके से उससे परेशान थे। एक बार राजा जाता है भेष बदल कर जनता के बीच में, ये पता लगाने के लिए कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो सब ने एक एक करके उसको अपनी कठिनाइयों के लिए राजा को जिम्मेदार ठहराया और बोला कि रात में डाकू उनको लूटते हैं और दिन में राजा के भेजे हुए एजेंट जो कर इकट्ठा करते हैं वो उनको लूटते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। तो जातक कथा से ये पता चलता है। और जो इस दौरान शासक होते थे वो राजकोष को यानी अपना खजाना भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, और इन करों की वजह से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रहते थे, यानी परेशान रहते थे। संकट से बचने का एक ही उपाय था कि वो लोग जंगल में भाग जाया करते थे। और इन सब के बीच करों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए
कुछ किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए नए नए उपाय ढूंढने शुरू किए। उपज बढ़ाने के तरीके। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही हल का प्रचलन गंगा और कावेरी की घाटियों की उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। किसान लोहे के हल वाले फालों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई करते थे। तो आपने देखा होगा इस तरीके से हल होता है लकड़ी का। पहले ये लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। बाद में क्या होता है, ये जो इसका ये वाला हिस्सा होता है यहाँ लोहा लगाया जाने लग गया। लोहा लगने से ज़मीन को और गहराई में खोद सकते थे और उसकी उर्वरता को बाहर ला सकते थे। इससे क्या होगा, उपज बढ़ जाएगी। तो किसानों ने इस दौरान लोहे का प्रचलन काफ़ी हो गया था, तो किसानों ने लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करने लग गए उर्वर भूमि की जुताई के लिए। गंगा घाटी में धान की रोपाई के परिणामस्वरूप उपज में भारी वृद्धि होने लगी। अब धान की रोपाई में क्या होता था, धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी खासकर जहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, और इसमें धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेत में पौधों की रोपाई की जाती थी। तो इससे क्या होता था कि पौध ज़्यादा बच जाती थी और फसल ज़्यादा होती थी। लोहे के फाल वाले हल के परिणामस्वरूप फसलों की उपज बढ़ने लगती है। लेकिन ये जो लोहे के फाल वाले जो हल है, इनका प्रयोग सभी जगह एक साथ नहीं हुआ, सीमित ही क्षेत्रों में रहा। जैसे हम देखें, पंजाब और राजस्थान की ज़मीन अर्धशुष्क थी और इन क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में ही शुरू होता है, यानी काफ़ी लेट। एक साथ हर जगह लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग नहीं होता। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान कृषि के लिए कुदाल का उपयोग करते थे, क्योंकि उनकी कंडीशन के लिए कुदाल ज़्यादा बेस्ट थी। वहाँ पे सख्त ज़मीन होती है, तो कुदाल से ही वहाँ खेतों की जुताई बेहतर हो सकती थी। कृषि की पैदावार में वृद्धि करने का एक और तरीका कुओं व तालाबों और कहीं कहीं पे नहरों द्वारा सिंचाई करना भी था। अब ये जो कुएं, तालाब या नहर वगैरह थे, ये दो तरीके से होते थे। एक व्यक्तिगत होते थे और एक होता था सामुदायिक। व्यक्तिगत या कृषि समुदाय मिलकर व्यवस्था करते थे। व्यक्तिगत तौर पे जो तालाब, कुएं और नहरें होते थे, इनको कौन बनवाता था, निर्मित करवाता था? तो राजा या कोई भी प्रभावशाली लोग ये करवाते थे। और इन लोगों ने अपने इन कार्यों का उल्लेख अपने अपने अभिलेखों में भी करवाया, बताया कि हमने ये करवाया। आगे चलते हैं, ग्रामीण समाज में विभिन्नता। अब हमने देखा कि उपज बढ़ गई, लेकिन सभी की उपज नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने तकनीक को अपनाया, कुछ की ज़मीन ज़्यादा उर्वर थी, कुछ की कम। तो इससे क्या होगी, समाज में विभिन्नता यानी कि अंतर या असमानताएं आ जाएंगी। कृषि पैदावार बढ़ाने में प्रयुक्त नई तकनीकों से उपज में वृद्धि हुई, परंतु इसके लाभ असमान थे, यानी इसका फ़ायदा सभी लोगों को नहीं हुआ। कैसे पता चलता है? तो बौद्ध कथाओं में कुछ वर्ड्स लिए, जैसे भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का वर्णन है, छोटे किसानों का, बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख है। तो श्रमिक भी दिख रहे हैं, छोटे किसान, बड़े जमींदार। इसका मतलब समाज वर्गों में बढ़ चुका था। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। यह जमींदार ग्राम प्रधान प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। तो यानी समाज में जो ज़्यादा पैसे वाला, ज़मीन वाला व्यक्ति हो गया, वो समाज को नियंत्रित करने लग गया या उसका रुतबा बढ़ जाता है। इसी तरीके से दक्षिण में भी होता है। आरंभिक तमिल, तेलुगु साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का वर्णन है। जैसे वहाँ पे वेल्लालर
वर्ड किसके लिए यूज़ होता था? बड़े जमींदार, हलवाहा उलवर और दास अणिमय, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इससे भी पता चलता है कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में उपज के अलग अलग तरीक़ों की वजह से समाज में विभिन्नताएं आ गई। प्रौद्योगिकी के उपयोग की वजह से, और हम कह सकते हैं भूमि के स्वामित्व, इन सब की वजह से समाज में असमानताएं आती हैं। अब हम देखें गृहपति शब्द जो है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत यानी अमीर व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो गृहपति ध्यान रखेंगे, हो सकता है आ जाए। आगे बढ़े हम, तो इस दौरान हमने जैसे पीछे पढ़ा, भूमि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी और भूमि दान में भी दी जाने लग गई थी। तो भूमि दान की जो परंपरा है वो प्राचीन रही है और इसके जो साक्ष्य हैं आरंभिक शताब्दियों में, यानी ईसा मसीह के जन्म के काल के 100 सालों के दौरान इसके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हमने टाइमलाइन में भी देखा, तो इसके सबूत मिलते हैं भूमिदान के। सातवाहन और शक शासकों वाला हमने पीछे टाइमलाइन में देखा। और ये जो भूमिदान होते थे, इनमें से कईयों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता था। कुछ अभिलेख पत्थर पे होते थे और कुछ ताम्रपत्र पे खुदे मिलते थे। तो ताम्रपत्र पर जो खुदे अभिलेख हैं, उनको शायद उन लोगों को प्रमाण स्वरूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। इस तरीके से तो तांबे की शीट्स होती थी, उसमें जिसको भूमिदान दिया जाता था उसके बारे में लिखा जाता था। और भूमिदान दिए किसको जाते थे? तो धार्मिक संस्थाओं को या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ज़्यादातर अभिलेख संस्कृत में थे, कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में हैं। संस्कृत धर्मशास्त्रों में महिलाओं को भूमिदान जैसे संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार से वंचित रखा गया था। यानी धर्मशास्त्रों के हिसाब से जो महिलाएं हैं वो भूमि की संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती, यानी ज़मीन की मालकिन नहीं हो सकती। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया। इसका कारण यह था कि वह एक रानी थी। और लेकिन ऐसे देखें तो बहुत कम ही एग्जाम्पल मिलते हैं। अब ये जो प्रभावती गुप्त थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, यानी बेटी थी, और इनका विवाह दक्कन के वाकाटक शासकों से हुआ था और इन्होंने भूमि दान दिया। लेकिन महिलाओं के द्वारा भूमि दान के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। अब भूमि दान में अग्रहार उस भूमि या उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो अगर भूमि दान में दी गई है तो वो ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, बल्कि ब्राह्मणों को अधिकार होता था कि उस पर वो टैक्स वसूल सकते थे। अग्रहार आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और भूमिदान से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब भूमिदान के ऊपर ना इतिहासकारों में वाद विवाद है, अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों इस वजह से विवाद है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान शासक वंश द्वारा भूमि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। मतलब जो भूमि दान में दी जाएगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जिसको दिया जाएगा वहाँ खेती करवाएगा। इससे क्या होगा? उपज, नए क्षेत्रों में खेती का प्रोत्साहन होगा। दूसरा, कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि भूमिदान दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व को दर्शाता है या इंगित करता है। दुर्बल मतलब कमज़ोर होते राजनीतिक प्रभुत्व का, यानी कि शासक की जो पकड़ है
वो कमज़ोर हो रही होती है तो भूमि दान देकर अपने सामंतों को, अपने फॉलोअर्स को खुश कर देता था, जिससे कि उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि राजा अपने को उत्कृष्ट उत्कृष्ट मतलब अच्छा स्तर का एक अच्छा व्यक्ति या अच्छा मानव दिखाने के लिए भी भूमिदान देते थे, जिसे जनता माने कि बहुत ही दानवीर शासक है। साथ ही प्रजा पर उनका नियंत्रण खोता जा रहा था, इसलिए वह अपनी शक्ति का दिखावा करना प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए भूमि दान दिया करते थे। फिर है नए नगर। इस दौरान हमने पढ़ा कि नए नगरों का विकास हुआ। जैसे टाइमलाइन में हमने देखा 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के दौरान नए नगरों का विकास होता है। तो नगरों का विकास 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। अब इनमें से जो नगर विकसित हुए ज़्यादातर वो महाजनपदों की राजधानियाँ थी। हमने पढ़ा 16 महाजनपद के बारे में। प्रायः सभी नगर जो थे वो संचार मार्गों के किनारे थे, यानी कि रास्ते जो आने जाने के हाईवे थे उनके किनारे थे। पाटलिपुत्र ये नदी मार्ग के किनारे था। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसे था। इसके अतिरिक्त पुहार नगर था, ये समुद्र तट के साथ बसा हुआ था और व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र के तौर पर मथुरा। तो अलग अलग तरह के शहर विकसित हुए और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान नए नगरों का विकास हुआ। फिर आते हैं, अब ये जो नगर थे, इन नगरों में कैसे लोग रहते थे। तो नगरीय जनसंख्या के बारे में जाने, किस तरह के लोग थे, किस वर्ग के लोग थे। नगरीय जनसंख्या। तो संभ्रांत वर्ग शिल्पकार। संभ्रांत कौन होते हैं? अमीर लोग। शिल्पकार कौन होते हैं? जो हाथ से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे मूर्ति या फिर मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। तो जो नगर में अमीर लोग रहते थे, जैसे शासक या राजा लोग थे, वो किलेबंद नगरों में रहते थे और इनके साक्ष्य भी मिले हैं। इनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें खासकर उत्तर कृष्णमार्जित पात्र, यानी कि मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पे चमकदार कलई चढ़ी हुई थी या पॉलिश चढ़ी थी ब्लैक कलर की, इसलिए उन्हें उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र कहते हैं। और माना जाता है कि इनका प्रयोग यही संभ्रांत वर्ग के या धनी वर्ग के लोग करते थे। इसके साथ सोने, चांदी और कांसे, तांबे के भी चीज़ें मिली हैं। साथ ही 2वीं शताब्दी ईस्वी आते आते हम देखते हैं नगरों में कई दानात्मक अभिलेख मिलते हैं। इन दानात्मक अभिलेख में देने वाले के नाम के साथ साथ उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिला है। तो इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि नगर में रहने वाले लोग कौन थे। तो इनमें धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के विषय में वर्णन मिलता है। यानी नगरों में ये सारे वर्ग के लोग रहते थे। अभिलेखों में कभी कभी उत्पादकों और तथा व्यापारी संघ का उल्लेख मिलता है। ये श्रेणियाँ, व्यापारी संघ को क्या श्रेणियाँ कहते थे। श्रेणियों के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, श्रेणियाँ किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें। ये श्रेणियाँ शायद पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच दिया करती थी। ऐसा माना जाता है कि शायद शिल्पकारों द्वारा नगर में रहने वाले संभ्रांत वर्गों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता हो रहा हो। अब यहाँ पे ये एक मूर्ति दी गई है, प्रतिमा है, और इसको जो है मथुरा से मिली मूर्ति का एक भाग है और इस पर प्राकृत में अभिलेख है, जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ये श्रेणियाँ थी या व्यापार संघ के लोग थे, ये कच्चे माल को खरीदते बेचते और साथ ही साथ ये दान वान भी दिया करते थे। और इसके छोटे दानात्मक अभिलेखों से उनके व्यवसाय वगैरह के बारे में भी पता चलता है।
अब हम व्यापार पर चर्चा कर लेते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप क्या है? भारत और उसके जो 8 पड़ोसी देश हैं उससे मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। महाद्वीप बहुत बड़ा होता है, उपमहाद्वीप छोटा होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप और उसका बाहरी देशों के साथ व्यापार प्राचीन काल से ही था। जैसे हमने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के काल से ही हम अरब देशों से सामान मंगाया करते थे। 6ठी शताब्दी के दौरान देखें तो इस दौरान भी उपमहाद्वीप के बाहर के देशों के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है। और 6ठी शताब्दी से पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग, भूमार्गों का विस्तार हो चुका था या जाल फैल चुका था सड़कों का और नदी मार्गों का। मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग थे। मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग थे। ये भारत है और ये मध्य एशिया है। तो सड़क से ही हम मध्य एशिया तक पहुंच सकते थे। जल मार्ग का विस्तार हो चुका था। और जल मार्ग का किसे? समुद्र तट पे बने बंदरगाहों से। जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था। ये यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ से माल जाता था जहाज़ों के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में। इसके साथ ही इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से व्यापार करते थे हम चीन के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। तो ये इधर दक्षिण पूर्व एशिया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आ जाते हैं। और इधर चीन है। तो हमारा बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता था चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से। तमिल भाषा में अब ये जो मार्ग थे, जितने भी जल मार्ग, समुद्र मार्ग थे, इनका उपयोग अलग अलग व्यापारियों द्वारा किया जाता था, जिनमें पैदल, फेरी वाले, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। और समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, लेकिन खतरनाक होते थे, लेकिन फ़ायदेमंद भी बहुत अधिक होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत में सतवाह और सेट्टी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तो ये दक्षिण भारत में इस नाम से जो लोग होते थे सफल व्यापारी माने जाते थे, बहुत अमीर माने जाते थे, अमीर हो जाते थे व्यापार के माध्यम से। और विभिन्न प्रकार के सामान, जिनमें व्यापार किस चीज़ का होता था? नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, इस तरीके की चीज़ों का व्यापार होता था। और इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में, जो आपने 11वीं में पढ़ा रोमन साम्राज्य के बारे में, तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसालों, कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के मार्ग से भूमध्य सागर या भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब ये भूमध्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पे भूमध्य सागर है और ये रोम साम्राज्य का हिस्सा भी था, जिसमें उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा भी आ जाता है और पश्चिम एशिया और यूरोप के हिस्से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश से काली मिर्च और मसाले, जड़ी बूटियाँ भेजी जाती थी। ऐसा एक उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है। ये एक यूनानी समुद्र यात्री था, उसने एक किताब लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। अब इसमें पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र यात्री, और इरीथ्रियन का भी यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल सागर। तो उसने बताया है कि किस तरीके से काली मिर्च, दालचीनी, इन सब के लिए बड़ी मांग थी और यहाँ से लग कर रोमन साम्राज्य तक जाया करते थे या इनका व्यापार होता था।